और आप देख रहे हैं एजेंडा। एजेंडा में मोदी के चलते सियासी विवाद में घिर गई महान गायिका लता मंगेशकर की। लता मंगेशकर ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं दी थी। इसके जवाब में मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष ने उनका भारत रत्न छीन लेने का सुझाव दे डाला। इस बेतुके बयान ने बीजेपी को कांग्रेस और सरकार पर हमले का मौका दिया तो कांग्रेस पार्टी समेत पूरी सरकार बैकफुट पर नजर आई। केंद्रीय सूचना मंत्री मनीष तिवारी ने खुद इस बयान की निंदा की और कहा कि हर व्यक्ति को अपनी राजनीतिक विचारधारा रखने का अधिकार है और इस तरीके की बयानबाजी फिलहाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन पहला वाकया नहीं है। इसके पहले अमर्त्य सेन ने जब यह कहा था कि वो एक भारतीय होने के नाते नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए इतना नहीं किया है कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इसी तरीके का बयान यूआर अनंत मूर्ति का भी था और इन तमाम लोगों की भर्त्सना की गई। इनके भारत रत्न वापस लेने की बात भी की गई। बीजेपी ने भी तब अपने आप को पूरी तरीके से डिसोसिएट कर लिया था। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या इस देश के अंदर हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा रखने का अधिकार है या नहीं, या सिर्फ विचारधारा के आधार पर ही किसी पर तीखे हमले होंगे, वो भी ऐसे लोगों को जिनको देश ने भारत रत्न दिया है और जो देश को एक विभूति जिनको माना जाता है। इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल है। पहला सवाल, आखिर सम्मानित हस्तियों पर ऐसे सियासी हमले क्यों हो रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या लता मंगेशकर और अमर्त्य सेन जैसे लोगों को विचारधारा जाहिर करने का अधिकार नहीं है? तीसरा सवाल, क्या केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के उदय के बाद ऐसे हमले बढ़े हैं? चौथा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी के आने से सियासी संस्कृति में कुछ बदलाव आया है? चौथा सवाल और आखिरी सवाल, पांचवा, क्या समाज में राजनीतिक विरोध की गुंजाइश धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि समाज में असहिष्णुता लगातार बढ़ रही है? क्या यह कारण है? समाज में राजनीति असहिष्णुता हर हाल में खतरनाक होती है, यह IBN7 का साफ तौर पर मानना है। हमारा एजेंडा साफ है, हर शख्स को अपनी राजनीतिक विचारधारा रखने का अधिकार है और सिर्फ विचारों के आधार पर तो उसका ना तो अपमान होना चाहिए और ना ही उसके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होना चाहिए। बात करने के हमारे साथ दिल्ली से बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह, पटना से जनता दल यूनाइटेड के अजय आलोक और गुड़गांव से जुड़ेंगे प्रोफेसर पुष्पेश पंत। पुष्पेश जी, जिस तरीके से लता मंगेशकर के मसले पर बयान आया है उसको आप किस नजर से देखें? कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया है, लेकिन एक लता मंगेशकर जैसी हस्ती को या अमर्त्य सेन जैसी हस्ती जब इस तरीके कोई भी बात करती है तो सीधे यह कह देना इनका भारत रत्न छीन लेना चाहिए, ये क्या दर्शाता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आप बात कर रहे हैं उसमें यह भी शामिल है कि कोई व्यक्ति इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात कहे। वो ये कह सकता है कि लता मंगेशकर को चुप रहना चाहिए, मौन व्रत धारण कर लेना चाहिए। ये राय राजीव शुक्ल भी दे चुके हैं इसके पहले, जो कहीं अधिक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, समझदार माने जाते हैं, पत्रकार रह चुके हैं, मुंबई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से कहीं अधिक। तो मुझे लगता है जब हम ये मानकर चलते हैं कि जनतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बुनियादी अधिकार है, जब तक वह किसी की मानहानि न कर रहा हो, सांप्रदायिक सद्भाव को बरकरार रख रहा हो, विदेशों के साथ दोस्ताना संबंधों पर आंच नहीं आ रही हो, तनाव नहीं बढ़ा रहा हो, आदि आदि, किसी को अपराध के लिए नहीं उकसा रहा हो, तो मुझे लगता है फिर उस व्यक्ति को भी यह राय रखने का अधिकार है कि लता मंगेशकर का भारत रत्न वापस ले लिया जाना चाहिए। मगर मुझे लगता है कि कुल आपने जो बुनियादी सवाल उठाया था कि हमारे राजनीतिक जीवन में ही नहीं, हमारे सार्वजनिक जीवन में असहिष्णुता इतनी बढ़ती जा रही है, और मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि मोदी के प्रकट होने के कारण नहीं हो रहा है। जो कांग्रेसी तानाशाही फौसीवादी मानसिकता है आपातकाल से आज तक, उसका ये प्रकटीकरण हो रहा है। मोदी के बहाने न होता तो किसी और बहाने होता। मुझे लगता है कि लता के बहाने ये हुआ बहुत अच्छा है कि लता उस स्तर पर पहुंच चुकी है कि जहां उनकी ओर थूकना आदमी के मुंह पर गिरता है खुद। तो मुझे लगता है कि वो उस स्थिति में सार्वजनिक बहस खुद है तो ये बेहतर है। बट सर, लता मंगेशकर की तरह अमर्त्य सेन ने जब कहा था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, तो उस वक्त चंदन मित्रा ने भी उन पर बड़ी तीखी टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि उनका भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि जो चंदन मित्रा ने कहा उनको भी, चंदन मित्रा को भी अपनी राय का उतना ही अधिकार है जितना मुंबई प्रदेश के कांग्रेस को। मेरा तो ये मानना है, मेरा मानना है कि जनतंत्र में ये मजबूरी है हम लोगों की कि हम लोग सब इस तरह की बातें सुनने को भी मजबूर होंगे जिनका अधिकार उन लोगों का है। मगर अमर्त्य सेन को अपनी बात कहने का अधिकार है, अनंत मूर्ति का मैं बड़ा तहे दिल से आदर करता रहा हूं, आदर सदी से, उनको ये कहने का अधिकार है कि मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो देश छोड़कर चले जाएंगे। मुझे लगता है ये सारे चुनाव व्यक्तिगत होते हैं और जितना महत्व अमर्त्य सेन की राय का है, अनंत मूर्ति की राय का
का है, उतना ही नाम सुनाम धन्य मुंबई प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष का है, राजीव शुक्ल का है। बिल्कुल। अखिलेश प्रताप सिंह जी, जैसा पुष्पेश जी कह रहे हैं भाई कि अगर किसी को यह कहने का अधिकार, लता जी को अगर यह कहने का अधिकार है कि नहीं भाई उनकी नजर में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होने चाहिए और शुभकामनाएं देती हैं, तो आपके जो मुंबई के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनको भी इस बात का अधिकार है कि वो ये कह सके कि हां भाई मेरी नजर में वो गलत कर रही है, उनसे भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए। तो आपकी पार्टी आपके जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके बयान की निंदा क्यों करती है और साथ ही साथ उनसे अपने आप को अलग क्यों करती है? नहीं, ये तो आपको देखना चाहिए क्यों अलग करती है, क्योंकि उसके रीजंस हैं। हम लोग जिस विचारधारा के हैं वहां इस तरह के विचारों की स्थान नहीं है जी। अभी आपने कहा कि अमर्त्य सेन पे जो प्रतिक्रिया दी गई थी बीजेपी के समय पे, बीजेपी ने बाद में उसे डिसएसोसिएट कर लिया, लेकिन मुझे नहीं याद है कि डिसएसोसिएट किया। वो लोग उस पर स्टैंड लिए थे, मैं भी कई चैनलों पर था, वो लोग उसको डिफेंड करते थे। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि एक ऐसा व्यक्ति है, उसकी कोई तारीफ करता है तो भी कंट्रोवर्सी में वो प्रतिष्ठित व्यक्ति आता है, और जब उसकी बुराई करता है तो भी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति कंट्रोवर्सी में आ जाता है। वो व्यक्तित्व तो ऐसा बन गया है कि अपने फील्ड के पुरोधा जो हैं, जिनको देश का सर्वोच्च सम्मान है, देश उनके आगे नतमस्तक होता है जी, वैसे लोग अगर किसी की तारीफ या निंदा कर देते हैं तो उस कंट्रोवर्सी होने लगती है, ऐसे कंट्रोवर्शियल व्यक्ति की। बट फिर हम तीसरी बात कर रहे हैं कि क्या अखिलेश जी मैं चुप हो गया। अच्छा चलिए, मेरा सवाल ये है कि भाई लता मंगेशकर जी अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ करती हैं, उनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती हैं, तो आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? क्यों लता मंगेशकर जी के कहां आपत्ति है जी? हाँ, देखिए आशुतोष जी ने आपने कहा ना कि किस तरीके का व्यक्तित्व है, इस बारे में सोचना चाहिए। नहीं, वो किस तरह के वो व्यक्ति है जिसकी तारीफ करने वाला, चाहे वो बड़ा व्यक्ति है वो भी कंट्रोवर्सी में आ जा रहा है, और उसका निंदा करने वाला भी जितना बड़ा व्यक्ति है वो भी कंट्रोवर्सी में आ जा रहा है। उस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं जिस व्यक्तित्व की तारीफ या निंदा की गई है दो बड़े व्यक्तित्वों द्वारा, मैंने उसकी बात की जी। जो आपने पूछा मैं उसका सवाल दे रहा हूं। देखिए, समाज में जो अपने गुणों से, अपनी क्षमताओं से, अपने कलाओं से जो जिसके अनुयायी या प्रशंसक होते हैं जी, वो कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि इनमें ये क्षमता है, ये काबिलियत, इसलिए हम इनके प्रशंसक हैं, वो इसलिए हम इनके अनुयायी हैं। दूसरा होता है जात है, धर्म है, संप्रदाय है, पार्टी है, तमाम और रीजन है, तो उनमें वो गुण और क्षमता नहीं देखी जाती है। ये व्यक्तित्व जो चाहे अमर्त्य सेन है, चाहे लता जी हैं, ये उस नाते पूज्य हैं या उस नाते आदरणीय हैं या इस नाते उनको ये सब मिला है कि व्यक्ति इनके क्षमताओं की, इनके गुणों को, इनकी जो अखिलेश जी उसके आगे राष्ट्रीय सम्मान मिला। तो इन पे ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए क्योंकि किसी पार्टी ने वो सम्मान नहीं दिया है। आपको लगता है कि लता मंगेशकर ने कोई गलती की? आपको लगता है लता मंगेशकर ने कोई गलती की ये कह के कि नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए? क्या लता मंगेशकर ने कोई गलती की है कह के? देखिए, ये अपने हिसाब से जिसको जो सोचना हो सोचे। मैं पूछ रहा हूं क्या उन्होंने कोई गलती की क्या? कि एक हम अपनी व्यक्तिगत राय क्यों व्यक्त करें जी? लता जी को हम इस देश का एक वो चीज मानते हैं कि जो सैकड़ों साल न पैदा हुआ होगा न होगा। अब वो व्यक्ति अगर वो कोई या इस तरह का कोई व्यक्ति अगर कोई ऐसा वक्तव्य देता है जिसको लेके कंट्रोवर्सी होती है तो ये विचार और चिंतन करने का उनका विषय है। ठीक है, क्योंकि वो गुणों के आधार पे, वो अपने काबिलियत के आधार पे जनमानस में उनका स्थान है। मतलब लता जी को अपने विचार रखने का अधिकार है, ये बात आप कह रहे हो। कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है। लेकिन सुधांशु जी, जब अमर्त्य सेन जब ये कहते हैं कि एज एन इंडियन सिटीजन आई डोंट वांट मोदी एज माय प्राइम मिनिस्टर, ही हैज नॉट डन एनफ टू मेक माइनॉरिटीज फील सेफ, तो आपकी पार्टी के चंदन मित्रा जी ये कहते हैं कि भाई द बीजेपी लेड गवर्नमेंट एंड वाज हैंडेड टू मी बाय अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने अमर्त्य सेन ने बाद जवाब दिया, उन्होंने कहा भारत रत्न शुड स्पीक फॉर और अगेंस्ट एनी पार्टी या लीडर, यानी भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। यानी जो लता मंगेशकर को लेकर जो बात कही जा रही है वो अमर्त्य सेन को लेकर बात कही जा रही है जी। देखिए, ये जो बात आपने कही, दोनों में एक मूलभूत अंतर है जी।
पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र में जो हर नागरिक को अधिकार दिया गया, वो क्या दिया गया है कि आप किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हैं, आप अपनी एक राजनीतिक विचारधारा के पक्ष में वोट कर सकते हैं, पहला। दूसरा, मगर उसके साथ यह अधिकार नहीं दिया गया कि आप यह यदि कहते हैं कि मुझे यह व्यक्ति स्वीकार नहीं है या ये आ गया तो मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा, ये असहिष्णुता में आता है। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि दोबारा, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बने, पर यदि वो बन गए तो ये जनता का निर्णय है, उसे आप स्वीकार करिए। ये कहना कि नहीं जी ये बने तो हमें स्वीकार नहीं होगा, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहला अंतर ये था। दूसरा अंतर ये है, जो लोकतंत्र की तकनीकी दृष्टि अंतर है, दूसरा अंतर ये है कि चंदन मित्रा जी हमारी पार्टी के एक सांसद थे, जो मूलतः एक विचारक हैं और पत्रकार हैं। इनकी पार्टी के मुंबई यूनिट के अध्यक्ष थे। जब किसी पार्टी के किसी भी इकाई का अध्यक्ष बोलता है तो वो उस पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य हो जाता है। हमारी पार्टी ने भी उस समय चंदन मित्रा जी की बात से अलग किया था, मगर चंदन मित्रा जी ने नकारात्मक प्रतिक्रिया के ऊपर एक प्रतिक्रिया दी थी। लता जी ने तो एक स्वाभाविक बात कही है, एक आम भारत के नागरिक के रूप में। एक बात मैं और ऐड कर देना चाहता हूं, अखिलेश जी ने अच्छी बात कही कि कलाकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, पर इनकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। आज की पीढ़ी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, इमरजेंसी के समय में किशोर कुमार के गानों पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि संजय गांधी नाराज हो गए थे। और एक और विषय मैं उठाना चाहता हूं, जब 20 साल पहले MF हुसैन ने हिंदू देवियों की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई थी, तब इन लोगों ने आपत्ति नहीं की। इन्होंने कहा ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है किसी कलाकार की। अरे भाई, धर्म और संस्कृति पर आरोप हो, देवताओं पे हो, तो साहब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और राजनीतिक दृष्टि से यदि आपको प्रतिकूल लगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। जी अखिलेश जी। जी आशुतोष जी, पहले तो एक गलत तथ्य इन्होंने प्रस्तुत किया। इनके प्रवक्ताओं ने भी अमृत सेन के खिलाफ बोला था, उस लाइन पे स्टैंड लिया था। मेरे साथ भी डिस्कशन में थे इनके प्रवक्ता, जो हमारे बंबई अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता उसको डिफेंड करते थे। दूसरी बात जो इन्होंने कही MF हुसैन की, उनके साथ क्या किया, कैसे किया इन लोगों ने, वो किसी से छुपा नहीं है। मैं तीसरी बात कह रहा हूं कि कोई अगर किसी फील्ड का मर्मज्ञ है, अपने पराकाष्ठा पे है, तो वो उससे आप उसकी राजनीतिक विचारधाराओं से आप डिफर हो सकते हैं, ठीक है, सबको अपने विचार, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपको जो राष्ट्र ने ये सम्मान दिया है वो अब आप उसके हकदार नहीं है। आप विचारधारा से तो किसी के भी अपने अखिलेश कर सकते हैं। अखिलेश आपने अपनी बात, ये नहीं आप ये बात पहले भी कह चुके हैं, आप ये बात पहले भी कह चुके, बट सुधांशु जी जो बात आप दे रहे हैं, आपने अपनी बात का एक स्पिन दे दिया। आपने भाई आजादी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या, ये कौन तय करेगा? अगर अनंत मूर्ति जी ये कहते हैं कि भाई मुझे इस देश में नहीं रहना अगर प्रधानमंत्री, तो ये उनकी आजादी है, भारत का संविधान उनको इस बात की आजादी देता है। आप कहते हैं कि नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, तो आप उस मामले को स्पिन दे रहे हैं। यानी अनंत मूर्ति की बात आपको पचती नहीं है, लता मंगेशकर की बात जब होती तो आपको पचती है वो। तो ये स्पिन आपने दिया पूरे मामले में, ये गलत नहीं है? देखिए, इसमें गलत की क्या बात है? मैंने एक सैद्धांतिक बात कही कि लोकतंत्र आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसके पक्ष में आप चाहे वोट दें। परंतु यदि आप ये कहने लगते हैं कि साहब अमुक व्यक्ति मुझे कतई स्वीकार्य नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा भी वह आ जाता है, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सैद्धांतिक रूप से आप लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध नहीं खड़े। बट लोकतंत्र ही उनको गुजरात के बट लोकतंत्र ही उनको यह आजादी देता है कि वो इस बात को सामने रखे। लोकतंत्र ही उनको यह आजादी देता है, ये लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल, हम ये लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ, क्योंकि लोकतंत्र ही आजादी देता हुए कहें, क्योंकि वो हिंसा का सहारा नहीं ले रहे हैं, वो अपराइजिंग नहीं कर रहे हैं, वो क्रांति नहीं कर रहे हैं, वो बगावत नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे भाई मुझे इस देश में नहीं रहना। ये भी तो लोकतंत्र का मूल तत्व है ना। आप इसको लोकतंत्र के खिलाफ कैसे कह रहे हैं? मैंने यह नहीं कहा कि उनको यह कहने का अधिकार नहीं है, पर वो जिस ढंग से अभिव्यक्ति कर रहे हैं वो लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप नहीं है कि यदि कोई प्रधानमंत्री बन गया जी तो साहब हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि देश की जनता, देश का संविधान और वह जो प्रक्रिया को तय करेगा वह आपको स्वीकार्य नहीं है, और आप उसी संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करके यह कर रहे हैं। या कोई भी सामान्य व्यक्ति तार्किक दृष्टि से सोचेगा तो इसमें कुछ न कुछ अनुचित अवश्य नजर आएगा। इसलिए यह चीज इनकी बात से अलग है। जी, आप जो बात कह रहे हैं ये बात कहने का भी आपको लोकतांत्रिक अधिकार है। बट अजय जी, ये जो पूरा सवाल है कि भाई ये कह रहे हैं कि अनंत मूर्ति जी अगर ये बात कहेंगे मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा, तो ये लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है।
क्या आप इनकी राय से सहमत हैं? देखिए आशुतोष जी, भारतीय जनता पार्टी में जब से इनके नवनियुक्त नेता बने हैं, जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं जी, इस पूरी पार्टी की राजनीतिक संस्कृति और सोच अलग हो गई है। सिर्फ बात अमर्त्य सेन की या लता मंगेशकर जी की हम ना करें, आप ये देखिए कि सोच क्या है। सोच ये है कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा तो एक साथ चारों तरफ से एक हवा बना के टूटते हैं उस पर, चाहे उसमें वो अमर्त्य सेन हो, चाहे उसमें कोई भी रहे जी। और ये सोच क्या है कि आप अगर हमारी बात नहीं मानते हो तो आप गलत हो, फिर हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, और अगर आप हम आपके विरोध का तरीका भी हमें पसंद आना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि विचारों की अभिव्यक्ति हर नागरिक का एक अपना अधिकार है जी। कोई कह रहा है तो आप मानिए चाहे नहीं मानिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन उस पर ये अटैक करते हैं, सीधे अटैक करते हैं, हमला बोलते हैं इसको। इसी को हम कहते हैं ये फांसीवाद है। ये फांसीवाद का जो फिनोमिना पिछले 6 महीना में भारतीय जनता पार्टी में आया है, आप ये देखिए कि ये कितने खतरनाक मोड़ पे देश को ले जा रहा है। क्या ऐसी पार्टी अब इस विचारधारा के साथ इस महान देश का जो विविधताओं में भरा हुआ है, क्या ऐसी पार्टी इस देश का नेतृत्व करेगी? और ऐसे लोग नेतृत्व करेंगे जिनको अपनी आलोचना तक बर्दाश्त नहीं है, जिनको यह सुनना तक बर्दाश्त नहीं है कि ये व्यक्ति नेतृत्व करने लायक नहीं है। क्यों? बहुत लोग कहते हैं कांग्रेस नेतृत्व करने लायक नहीं है, बहुत लोग कहते हैं नीतीश कुमार नेतृत्व करने लायक नहीं है। हम सुनते हैं, आपको सुनना है इसमें, अगर आप तो सुनने को भी तैयार नहीं है। आप एक ही चीज को 100 बार नहीं अजय जी, बट सवाल इस बात को है, क्या बीजेपी ने कभी इसका क्या हिंसात्मक रूप से प्रतिकार किया है क्या? भाई अगर आप फेसबुक पे सोशल वेबसाइट्स पर अगर हैं और वहां पे लोग अगर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर करें, अगर आप मोदी की आलोचना करते हैं तो ये भी तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। वो तो ये तो नहीं कह रहे हम आपका गोली मार देंगे, आप यही बात कहिए। आप जी रही आप ये बात नहीं है, बात है कि आपके विचारों की अभिव्यक्ति की बात हो रही है। हर आदमी स्वतंत्र है अपने विचार को अभिव्यक्त करने के लिए, लेकिन आपको क्या अधिकार है कि आप दूसरे आदमी को कहिए कि नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अमृता सेन का मामला लीजिए, ये भी तो लोकतंत्र का अधिकार है ना। उन्होंने अमृता सेन जैसे, बट अजय जी ये भी तो लोकतंत्र आपको अधिकार देता है कि आप सामने वालों को कहीं आप गलत कह रहे हैं, ये भी तो लोकतंत्र अधिकार देता है ना। आप हर चीज में गलत कह रहे हैं, आप तो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं ना यहाँ पे। ये लोकतंत्र आपको अधिकार नहीं देता है कि आप दोहरा मापदंड अपनाइए। जनता आपको देख रही है, आप जनता के सामने आंसरेबल हैं जी। आप एक तरफ कहते हैं कि नहीं अमृता सेन पे जो हुआ ठीक है, एक तरफ आप लता मंगेशकर जी के साथ कहते हैं ये गलत है, ये कहां से हो जाएगा? एक तरफ आप कहते हैं कि निर्भया केस में सजा हुई, बहुत ऐतिहासिक फैसला था, हम सम्मान करते हैं, देश की बेटियों को बहुत इससे राहत मिली, और एक तरफ गुजरात में इतने मास रेप हुए, उस पर आप कोई जवाब नहीं देते हैं। बार बार आप दोहरा मापदंड कैसे अपनाएंगे? आप अपने आप पे हमला करना, आप सवाल लेते हैं, आज तक उन्होंने किसी से सवाल नहीं लिया, ना वो जवाब देते हैं, तो आप दोहरे मापदंड अपना के कैसे चल रहे हैं? और एक भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हमारे में आंतरिक लोकतंत्र है, एक व्यक्ति की सोच पर पूरी पार्टी की सोच बदल गई है कि एक व्यक्ति पर हमला इनको बर्दाश्त नहीं है। अटल जी अडवाणी जी का भी युग था, हमने वो युग भी देखा है। ये तो आज आप एक व्यक्ति के आगे सारे लोग बौने साबित हो गए। सुधांशु जी, जो बात अजय जी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उसमें मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा, जब MF हुसैन का मसला आता है तो बड़े वायलेंट तरीके से, बहुत ही हिंसात्मक तरीके से उनका प्रतिकार किया जाता है, और इतने महान पेंटर को ये अंत में अपना देश भी नसीब नहीं हुआ, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए। क्या ये फांसीवादी दृष्टि नहीं है? आशुतोष जी, यदि आप किसी की धार्मिक भावनाओं के बारे में ऐसा नग्न चित्रण करेंगे और फिर आप कहेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसकी आप तुलना कर रहे हैं एक राजनैतिक विषय पर किसी नेता के बारे में प्रधानमंत्री से करने से, जमीन आसमान का अंतर है। अरे मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाया, जितना निंदनीय वह कार्य था उतना ही निंदनीय MF हुसैन का कार्य था। तुलना इन चीज की होती है, तुलना इसकी नहीं कि आपने ये कह दिया कि साहब हम, एक व्यक्ति ने कह दिया कि हम फला को प्रधानमंत्री बना दीजिए तो इसकी तुलना MF हुसैन से होगी। हाँ, फला की तुलना, अगर आप ये बात जो आलोक जी कह रहे थे कि साहब अधिनायकवादी हमारी प्रवृत्ति है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं उनकी पार्टी जो है इसमें कितनी बार अध्यक्ष बदलता है। जब अध्यक्ष बदलता समाजवादी हो तो पार्टी टूट जाती है। ये कहते हैं कि इस ढंग की बात, जब बोधगया में विस्फोट हुए और दिग्विजय सिंह जी ने उसी दिन कह दिया कि इसमें मोदी का हाथ है, ऐसी हास्यास्पद बात के ऊपर इनकी पार्टी चुप रही और उसका समर्थन करती रही। इसमें ये लोग तो शिक्षा ना दें हमको कि क्या लोकतंत्र है और क्या फांसीवाद है, क्या व्यक्तिवाद है, तो अधिक उचित होगा। पुष्पेश जी, आपने तीनों नेताओं की बात को सुना, क्या MF हुसैन का मसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मसला नहीं है? क्या ये अनंत मूर्ति को अपनी राय रखने का अधिकार, वो कहते हैं कि लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है? जी पुष्पेश जी।
नहीं आशुतोष, मुझे लगता है कि जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हुसैन की चित्रकारी भी शामिल है। मगर जो बात सुधांशु जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पर वाजिब है कि उनकी तुलना बिल्कुल गलत हो रही है। और मुझे लगता है कि अजय भाई ने बहुत सक्षम तरीके से अपनी बात सामने रखी है, मगर वो कुछ थोड़ा भूल रहे हैं कि हिंदुस्तान की आधी से अधिक आबादी आज भले 25-27 वर्ष की हो, मगर आपातकाल की यादें आज ताजा हैं। इस देश के जनतंत्र में सबसे काला अध्याय कांग्रेस पार्टी ने लिखा है और दूसरों को फांसीवादी और तानाशाही कहने के पहले उनको ये सोचना चाहिए कि इस देश में मूल्यों का, संवैधानिक मूल्यों का जो हनन हुआ है वो कांग्रेस की कुंभापरस्त तानाशाही में ही हुआ है। उसकी आंतरिक जनतंत्र के अभाव में जो उसकी प्रवृत्ति है वो दूसरों पर आरोपित करना अगर दोहरा मानदंड नहीं है तो क्या है। आज जो आपके एजेंडा का विषय है वो इस कारण नहीं हुआ कि किसी ने मोदी जी को गाली दी है और सारे लोग उस पर राशन पानी लेके पिल पड़े हैं। हुआ ये है कि मोदी के समर्थन में लता जी ने कुछ कहा है जिसको लेकर कांग्रेसी उस पर पिल पड़े हैं। और ये मुंबई के पार्टी अध्यक्ष का प्रश्न नहीं है। मुझे ठीक ठीक याद आता है कि राजीव शुक्ल ने उसने मुझे राय जाहिर की थी कि लता जी को चुप रहना चाहिए। बड़ा सूर्या का क्षमा कीजिएगा, एक बात मैं और जोड़ दूं, इस देश के गृहमंत्री ने संसद में जया बच्चन से उनकी नोकझोंक हो चुकी है जिसके कारण उन्हें माफी मांगनी पड़ी है कि उन्होंने कहा तो नाचने गाने वालों को राजनीति के संबंध में क्या आता है, उनको मूल बंद रखना चाहिए भले ही वो लोकसभा या राज्यसभा में हो। यही गलती बहुगुणा जी ने इलाहाबाद में की थी जब ये कहा था अमिताभ बच्चन की हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, वो उनके अंगने में निश्चित करके चले गए। बट पुष्पा जी सवाल अगर मैं एक बार फिर अगर यू आर अनंत मूर्ति के मसले पर आऊं, यू आर अनंत मूर्ति जी कहते हैं कि भाई हिटलर, नरेंद्र मोदी मुझे मुसोलिनी और हिटलर की याद दिलाते हैं। अभी सुधांशु जी ने यह कहा कि भाई आपको भारत एक मिनट आपको भारत का संविधान और लोकतंत्र यह आजादी देता है कि आप वोट डालिए, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मैं तो अगर ये फला भी प्रधानमंत्री बन जाए मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा तो ये अनुचित है। अनंत मूर्ति का नहीं क्षमा कीजिएगा आशुतोष, अनंत मूर्ति का नाम भी मंत्रोच्चार के रूप में नहीं दिया जा सकता। मैं उनको बहुत आदर करता हूं, व्यक्तिगत मित्रता और स्नेह उनसे मुझे प्राप्त हुआ है, मगर क्या अनंत मूर्ति ये भूल गए उनकी मित्र स्नेहलता रेड्डी का निधन आपातकाल के दौरान कारावास में हुआ था, उनके पति प्रताड़ित हुए थे। क्या उस समय अनंत मूर्ति आपातकाल का विरोध नहीं कर रहे थे? उनके अभिन्न मित्र कमलेश के बड़ौदा डायनामाइट केस में फंसाए नहीं गए थे? क्या सब लोग इतनी आसानी से भूल जाते हैं कि इस समय तानाशाही और फांसीवाद का सिर्फ एक चेहरा है, सांप्रदायिकता का सिर्फ एक चेहरा है? और उस समय आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हाथ मिलाने को तैयार थे जनतंत्र की रक्षा के लिए। बिल्कुल। अखिलेश जी जवाब देंगे आप कि आपकी पार्टी तो इमरजेंसी लगा चुकी है, आपकी पार्टी अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा लगा चुकी है। देखिए इमरजेंसी पे बहुत सी बहस हो चुकी है और उसके बारे में बहुत सी चीजें स्पष्ट की जा चुकी हैं, लेकिन इसी पार्टी ने आज हमें दुनिया से जोड़ा है, दुनिया में के बराबर, दुनिया का और मुल्कों के बराबर लाके खड़ा किया है। अब छोटी छोटी चीजों पे गौर करिए, हम लोग जो सुविधा प्रिवेल कर रहे हैं किसी और ने इंट्रोड्यूस किया है और तब सारे लोग विरोध कर रहे थे। पार्टी चिट्ठी जाती थी 10 महीने 10 दिन 20 दिन जवाब आता था, हम मिनट टू मिनट परिवार में और मिनिमम नहीं अखिलेश जी क्या इसका क्रेडिट सिर्फ कांग्रेस पार्टी को? दूसरी मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये क्रेडिट सिर्फ कांग्रेस पार्टी को? अगर आज देश विकास कर रहा है तो उसके लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार? इंट्रोड्यूस किसने किया? नहीं इंट्रोड्यूस किसने किया? लाया कौन? विरोध कौन कर रहा था? अखिलेश जब कंप्यूटर आया, ये सब टेक्नोलॉजी लाया। अखिलेश जी आप विषयांतर हो रहे हैं, समय चाहिए, आप समय रखिए। नहीं हम विषयांतर नहीं, हम विषय पे आ रहे हैं। नहीं आप इमरजेंसी उसका जवाब समझाना पड़ा। एक मिनट आपकी पार्टी ने देश के अंदर आपातकाल लागू किया, उस दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कब्र में डाल दिया गया और अब आप कह रहे हैं कि चूंकि हम ये सब लेकर आए हैं इसलिए हमें अधिकार था कि इमरजेंसी लगाने का। ये आपके कहने का मतलब है? तो जी चीजों को मिक्स मत करिए। मिक्स करने की बात नहीं है, आप कह रहे हैं इस देश का विकास सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया। तो आप सुनिए जी, सब चीज इंट्रोड्यूस हमने किया, लाए हम, तो इस देश की गरीबी के लिए भी आप जिम्मेदार है। हमारा अखिलेश जी इस देश की गरीबी, मानिए कि इस देश में गरीबी आपकी वजह से, मानिए इस देश के अंदर बेरोजगारी आपकी वजह से, मानिए इस देश के अंदर आतंकवाद आपकी वजह से, मानिए इस देश के अंदर दंगे आपकी वजह से हो रहे हैं, तो आप खामियों की भी जिम्मेदारी लीजिए ना। जिस देश में अब आप बोल चुके, मुझे बोलने दीजिए। आप मानिए कि जिस देश में लोग भूखों मरते थे, खाने को नहीं था, 40 करोड़ की आबादी, 120 करोड़ की आबादी के लिए अनाज पैदा नहीं, सुनिए अब आप बोल चुके, सुनिए, उतनी आबादी के लिए पैदावार हो रही है, उतनी आबादी के लिए दूध है, उतनी आबादी के लिए कपड़ा है, उतनी आबादी के लिए आवास है। नहीं सुन लीजिए, जब आप गिना रहे हैं, हमारे पास तब क्या था? उतनी कम आबादी के लिए आज 120 करोड़ की आबादी के लिए दुनिया के बराबर हम पिछले 20 सालों में इतना प्रगति किया। ये मत भूलिएगा कि बीच में 6 साल एनडीए की सरकार थी,
बीच में 2 साल तक यूएपी की सरकार थी। एक मिनट अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, क्या हम विषय से भटक रहे हैं? क्या सवाल क्या है? असल सवाल अभिव्यक्ति की आजादी का है। असल सवाल यह है। और क्या इमरजेंसी को इस आधार में जस्टिफाई किया जा सकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश में विकास लेकर आई है? क्या ये अपने आप में फांसीवादी विचार नहीं है अजय जी? इमरजेंसी को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, नंबर 1 जी। उस इमरजेंसी मूवमेंट के खिलाफ देश भर की तमाम राजनीतिक पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आ गई थी। आप ये देखिए कि जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, ये आपकी जनसंघ करके पार्टी होती थी, ये भी उसमें साथ में थी, लेकिन वैचारिक मूल्य इतने अलग थे कि तुरंत अलग हो गए और इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी बना ली। सवाल इसका नहीं है कि हम इतिहास के पन्नों को उल्टें। आज सवाल इस बात का है कि क्या एक व्यक्ति की सोच इतनी बड़ी सोच हो गई है कि उसे थोपा जा रहा है और एक पूरी देश की प्रमुख अपोजिशन पार्टी, प्रमुख विपक्षी दल उस सोच की गुलाम हो गई है? क्या हमारा देश इतना बौना हो गया है कि एक बौने कदों की राजनीति हो रही है एक पार्टी में और सारा देश उसका अनुसरण करने को तैयार है? मैंने उस दिन भी आपके चैनल पे कहा था कि एक राष्ट्रीय बहस की बहुत जरूरत है कि एक कम बौद्धिक क्षमता वाला इंसान को, जिसकी सोच इतनी गहरी है, जो सांप्रदायिक सोचता है, जो कि फांसीवाद इसी को कहते हैं और क्या कहते हैं कि अपनी सोच दूसरे पे ला दिए और जो नहीं मानेगा उसको निकालिए, इधर फॉल इन लाइन और फॉल आउट, ये इनका नारा हो गया है। देश को खतरा इस बात से, राजनीतिक मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है और यही क्या हमारी युवा पीढ़ी इसके लिए तैयार है? ये बहस का एक मुद्दा है। अजय जी, आप कोई अगर उनको पसंद नहीं करता है तो आप उसका विरोध करेंगे। अजय जी, आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं, अजय जी जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं, मुझे लगता है उस सवाल पर भी चर्चा होनी चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ऐसा क्यों है कि नरेंद्र मोदी के मसले पर अमर्त्य सेन को यह कहना पड़ता है कि एज एन इंडियन सिटीजन आई डोंट वांट मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर, यू आर अनंत मूर्ति को कहना पड़ता है और उसके बाद इन लोगों की तीखी आलोचना होती है। और उन्हीं नरेंद्र मोदी के बारे में जब लता मंगेशकर कहती है इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तब भी तीखी प्रतिक्रिया होती है। यह बात अब तक के तमाम बड़े नेताओं को लेकर, उनके संदर्भ में उनसे जुड़ने को लेकर इस तरीके के सवाल खड़े नहीं होते थे। आखिर क्या नरेंद्र मोदी की शख्सियत में कहीं कुछ है जिसकी वजह से इतना रिएक्शन पैदा होता है, इतना ध्रुवीकरण और पोलराइजेशन होता है? इस पर करेंगे चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद।